हेलो एवरीवन, मैं सर सात्विक खरे। आज हम अपने एशियन हिस्ट्री के कोर्स को आगे करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंडस वैली को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका पहला पार्ट पढ़ा था। ठीक है। आज हम इंडस वैली की सेकंड पार्ट को डील करने की कोशिश करते हैं, जो कि सेकंड पार्ट हमारा डील करता है ओरिजिन को लेके, अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में और ट्रांजिशन अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन के फेज के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में टाइमलाइन के बारे में जाना था, पीवाईक्यू समझे थे, सिविलाइजेशन वर्सेस अर्बनाइजेशन इन दोनों के डिबेट के बारे में समझा कि एक्चुअली सिविलाइजेशन क्या होती है और अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में चलने वाली कंटेम्प्रेरी और कौन कौन सिविलाइजेशन थे उनके बारे में समझा, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज जानी। फिर डिस्कवरी कैसे होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में समझते। फिर नॉमेनक्लेचर मतलब कैसे इंडस वैली का नामकरण हुआ, अलग अलग ऑथर्स द्वारा, इंडिजिनियस ऑथर्स ने उसको कुछ और कहा, वेस्टर्न ऑथर उसको अलग कुछ कहते हैं और अपने जॉन मार्शल साहब अलग कुछ कहते हैं, इनके बारे में समझा। फिर फेजेस के बारे में जाना कि अलग अलग फेजेस भी चल रहे थे हिस्टोग्राफी में। जैसे कोई कहता है कि भाई ये रीजनल फेज था, कोई कहता है इंटीग्रेशन फेज था, कोई इसको अर्ली फेज कह रहा है, कोई इसको मैच्योर फेज कह रहा है। ऐसे कह के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पढ़े हमने। फाइनल लास्ट हम टाइमलाइन के बारे में समझा, जो एक्चुअल टाइमलाइन अधिकतर बुक्स में यूज हो रही है और जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करनी है, अर्ली मैच्योर लेटर वाली, वो समझी। फिर लास्ट में हम पढ़े थे कि कोई कैसे साइट है, उसको हम कैसे जाने कि भाई इंडस वैली की साइट, उसमें कैसे फीचर्स होने चाहिए जिससे हम कह पाए कि जो साइट है इंडस वैली की साइट है। आज के पार्ट में, सेकंड पार्ट में, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सेकंड पार्ट हमारा अर्ली फेज के बारे में डील करता है कि भाई अर्ली हड़प्पन फेज में क्या हो रहा था, भारत में क्या चल रहा था, भारत के वेस्टर्न क्षेत्र में क्या चल रहा था। ठीक है। लास्ट वीडियो के बाद में आज हम जो पार्ट 3, इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये ऑलमोस्ट पूरा मैच्योर फेज के साथ डील करेगा। ठीक है। जहां पे हम मेन पार्ट जो अपना इंडस वैली का है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। और सिक्स्थ पार्ट हमारा डिक्लाइन और जो लेट हड़प्पन पीरियड है, जहाँ पे लोकलाइजेशन एरा चलता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, कैसे डिक्लाइन होता है। इसमें दो पैटर्न है, सडन डिक्लाइन की थ्योरी आती है, ग्रेजुअल डिक्लाइन की थ्योरी आती है, इनके बारे में डिस्कस करते हुए हम इस चीज को, टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है। देखते हैं आगे। आज का सेकंड पार्ट है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक जो उठाया वो होता है ओरिजिन। अब भाई आप एक पल को इमेजिन करिए, आप अब जो देखने वाले हैं वो भारत के वेस्ट में चलने वाली चीजों के बारे में समझने वाले हैं। अभी तक आपने कॉपर एज के बारे में पढ़ा था, न्यूलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो आप देखेंगे वो है वेस्ट इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन। अब ओरिजिन में डिबेट होते हैं, डिबेट मतलब क्या, अलग अलग ऑथर अपनी अपनी बुक में अलग अलग बातें बताते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग डिबेट का ये रीजन होगा, मेरे अकॉर्डिंग डिबेट का ये रीजन होगा कि भाई ओरिजिन का क्या कारण हो सकता है। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीजें बताई। जनरली हम पूरी हिस्टोग्राफी में ओरिजिन को लेके दो मार्जिन लेके चलते हैं, दो पॉइंट्स लेके चलते हैं। कई ऑथर्स कहते हैं इंडस वैली का ओरिजिन फॉरेन था, मतलब बाहर से आई हुई थी, और दूसरे ऑथर कहते हैं इंडिजिनस ओरिजिन था। अब फॉरेन ऑथर देखिए, अधिकतर वेस्टर्न जो ऑथर्स रहे, जो दिखाना चाह रहे थे कि भाई कॉलोनियल अप्रोच से पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा होगा हिस्टोग्राफी में कॉलोनियल अप्रोच होती है, जो कहते हैं कि भाई जो भी चीज है वो भारत की नहीं है, भारत के बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है, मतलब बाहर की चीजों को पेट्रोनाइज करना और लोकल काम एक्सेप्ट नहीं करना कि भारत की हो सकती है। इसके बाद में फॉरेन थ्योरी को हम डिफ्यूजन थ्योरी भी कहते हैं। पहली बार आपने वर्ड सुना होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है जैसे कोई एक चीज का स्प्रेड होना, एक कुछ कल्चर चीजों का जैसा स्प्रेड होता है, जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे माना जाता है कि मेसोपोटामिया से चीजें इंडस में सीखी गई। ठीक है। अब डिफ्यूजन कितने प्रकार के, दो प्रकार से हो सकता है डिफ्यूजन। एक होता है पीपल का, मतलब माइग्रेशन ऑफ पीपल हुआ, मेसोपोटामिया से लोग इंडस की तरफ आए। दूसरा, आइडियाज चेंज हुए, आइडियाज कैसे एक्सचेंजेस हुए, मेसोपोटामिया के आइडियाज इंडस लोगों ने एक्सेप्ट करे। ठीक है। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, और क्रिटिसिज्म के बाद में क्या कंक्लूजन आता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, फिर बाद में पढ़ेंगे इंडिजिनस थ्योरी। ठीक है। फॉरेन ओरिजिन थ्योरी एक्चुअली ये कॉलोनियल व्यू पॉइंट से लिखा गया है। कॉलोनियल व्यू पॉइंट आप समझ गए हैं कि आप जब हिस्टोग्राफी फिर से रिवाइज करेंगे वीडियो, सबसे पहली वीडियो इसमें कॉलोनियल व्यू पॉइंट से लिखी हुई हिस्टोग्राफी के बारे में मैंने चर्चा करी है। डिफ्यूजन थ्योरी, डिफ्यूजन मतलब होता है हाउ कल्चरल एलिमेंट्स सच एज आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस स्प्रेड ओवर वन सोसाइटी टू अनदर। मतलब एक सोसाइटी ने कोई चीज इनोवेट करी, मान लीजिए आज के टाइम पे पल को कह सकते हो कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह इनोवेट हुआ, फिर धीरे धीरे करके मल्टीपल सोसाइटीज उसको एक्सेप्ट करने लगती हैं, आइडियाज को सीखने लगती हैं। तो एक डिफ्यूजन थ्योरी बनती है कि कैसे माइग्रेशन होता है चीजों का फ्रॉम वन सिविलाइजेशन टू अनदर सिविलाइजेशन, वन सोसाइटी टू अदर सोसाइटी, कैसे स्प्रेड होती हैं चीजें, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो थ्योरी है, डिफ्यूजन थ्योरी, एक्चुअली सोशियोलॉजी का पार्ट है, कैसे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से सीखती है इंटरेक्शन के कारण। ठीक है। दिस थ्योरी हेल्प हिस्टोरियन अंडरस्टैंड हाउ इनोवेशंस एंड कल्चरल ट्रेड्स मूव अक्रॉस रीजन्स एंड इन्फ्लुएंस डिफरेंट सिविलाइजेशन। मतलब क्या, ये सिविलाइजेशन जो डिफ्यूजन थ्योरी है, ये आर्कोलॉजिस्ट को हेल्प करती है, हिस्टोरियंस को हेल्प करती है ये समझने के लिए कैसे एक जगह से आइडियाज दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, कैसे इंटरेक्शन के कारण आइडियाज भी बढ़ रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं,
इसको डिफ्यूजन थ्योरी कहते हैं। अब देखिए, अब हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि भाई इंडस वैली कहाँ से आइडियाज ले रही थी। अपन ने कहा ना आइडिया कॉपी करते हैं, कॉपी करने वाला आइडिया वाला पॉइंट बोला है। तो हिस्टोरियन के पास सबसे मोस्ट फेवरेबल चीज थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मोस्ट फेवरेबल क्यों थी? क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के पास में ओल्ड इंडस वैली से पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है। तो इंडस वैली मेसोपोटामिया के बाद आई है। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि हिस्टोरियंस ने कनेक्ट किया कि भाई जो भी आइडियाज हैं, जो भी चीजें सीखी हैं, वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के कारण सीखी गई है, ठीक है। क्योंकि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन फर्स्ट सिविलाइजेशन इमर्ज, ठीक है। इस कारण से इन्होंने इस पॉइंट को ओरिजिन का पॉइंट बना के बोला, मतलब जो लोग हैं वो मेसोपोटामिया से चीज सीख के आए हैं या फिर वहां से आए हैं, उन्होंने पूरा क्रेडिट, जो अपने ओरिजिन का क्रेडिट है, वो पूरा मेसोपोटामिया को दे दिया। मतलब जो भी चीजें अच्छी हो रही है तो सब मेसोपोटामिया के कारण हो रही है। अब देखिए, डिफ्यूजन थ्योरी में दो पार्ट मिलते हैं, दो प्रकार की बातें समझ में आती है। पहली बात, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम मेसोपोटामिया, मतलब कुछ प्रकार के ऑथर्स कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई माइग्रेट हुए हैं पीपल फ्रॉम मेसोपोटामिया टू इंडस, इंडस रीजन, मतलब मेसोपोटामिया से लोग इंडस की तरफ माइग्रेट होकर, देखो मेसोपोटामिया है, यहां से लोग इंडस की तरफ माइग्रेट होके आए, ठीक है। और इसको फॉलो करने वाले, इस आइडियोलॉजी को कहने वाले मकाई हो गए, डीएच गॉर्डन हो गए, एस एन कार्मर हो गए। अब कैसे लोग माइग्रेट हुए? लोगों के माइग्रेट होने के पीछे में रीजन होना चाहिए। उन्होंने कहा इस इंटरेक्शन के पीछे ट्रेड हो सकता है, इन्वेजन हो सकते हैं, इस कुछ ना कुछ कारण के कारण इंटरेक्शन हुआ होगा लोगों का, और लोग यहाँ पे विकसित होकर यहाँ पे सेटल हो गए। पहला पॉइंट तो ये आता है। दूसरा डिफ्यूजन थ्योरी का पार्ट पता चलता है कि भाई लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, बट वहां से आइडिया कॉपी करके आए हैं। कैसे? मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, जैसे एक सिटी ए है, इस सिटी में बहुत अच्छी तरीके से एक स्वीट बनती है, जिससे अपन ने कहा कि गुलाब जामुन, एग्जांपल, यहाँ पे गुलाब जामुन बनते हैं, ठीक है। अब इस गुलाब जामुन को एक व्यक्ति आया बी सिटी से, उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो गुलाब जामुन का बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छी स्वीट है, मैं बना के देखूंगा। अपन भी आज के टाइम बना के देखते हैं ना, एक्सप्लोर करते हैं रेसिपीज को, वैसे यहाँ पे उसने गुलाब जामुन की रेसिपी समझी, देखी, उसको एनालाइज किया कि भाई पहले ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है। फिर जब वो वापस गया, तो उसने अपने गुलाब जामुन को अपने घर पे बना के देखा, उसको बताया, फिर कई लोगों को, आस पड़ोस रिलेटिव्स को बना के टेक्निक बताई। ऐसे करके जो गुलाब जामुन यहाँ बन रहे थे वो यहाँ पे भी बनने लगे। धीरे धीरे करके वो एक सोसाइटी में, स्वीट्स की शॉप में एक स्वीट का टाइप बन गई, ठीक है। कि हमारे पास में गुलाब जामुन अवेलेबल है, जैसे आप कहते हो ना रसगुल्ला बंगाल का फेमस होता है, कई स्वीट्स ऐसे ऐसे, डोसा जो है एक्चुअली साउथ से आता है। तो जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो यहाँ वहां होती हैं, इसीलिए कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आइडिया होना। जैसे मैंने रेसिपीज का एग्जाम्पल लिया, आप कुछ ऑब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर से कई चीज हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर में अरे ये अच्छी चीज चल रही है, ये नया इंस्ट्रूमेंट आया है जो हम भी बजा के देखेंगे, तो हम ऐसे करके चीजों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ आइडिया भी हो सकता है, जैसे, और वो कैसे हुआ, ये माउंट व्हीलर ने कहा, ठीक है। व्हीलर जी कहते हैं कि भैया मेसोपोटामिया से आइडियाज का एक्सचेंज हुआ होगा। द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन वाज इन द एयर ऑफ वेस्ट एशिया, मतलब लोगों को कहना था जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट था, मेसोपोटामिया वाला पार्ट था, उसमें सिविलाइजेशन का जो पूरा माहौल था, कहते हैं लव इन द एयर, हर जगह वही वही चीज चल रही है, लोग डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से सीख के जा रहे हैं चीजें, और वो आइडिया धीरे धीरे करके ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहा है। तो इस कारण से माउंट व्हीलर कहते हैं द फाउंडर ऑफ हड़प्पा वाज अ मॉडल ऑफ सिविलाइजेशन बिफोर देम, मतलब जो फाउंडर्स थे हड़प्पा के, जो लोग रह रहे थे हड़प्पा में, उनके पास में एक मॉडल था ऑलरेडी, जो एक सैंपल पीस था जो मेसोपोटामिया से देख रहे थे। तो क्या हुआ, लोगों ने ट्रेड किया, वहां पे गए, कुछ ना कुछ रीजन से गए, इस कारण से वो वहां से माइग्रेट नहीं हुए, लोग वहां से नहीं आए, बट वहां से चीज सीख के आए, ठीक है। मतलब जैसे ये मेसोपोटामिया है, ये मेसोपोटामिया, ये हमारा इंडस वैली का पॉइंट है। तो मेसोपोटामिया में लोग गए, कुछ भी रीजन हो सकता है, ट्रेड के कारण हो गए हो, इंटरेक्शन किया उनसे, और इंटरेक्शन के बाद में ये सीख किया कि भाई यहाँ पे कुछ स्पेशल है, वो हम भी ट्राई करेंगे। तो एक उन्हें मॉडल मिला चीजों का देखने का, और उस मॉडल के कारण उन्हें अपने आप को विकसित किया, ठीक है। ये डिफ्यूजन का पॉइंट है। अब भाई इस पॉइंट को भी क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब डिफ्यूजन थ्योरी, इसको फॉरेन ओरिजिन थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया था उसके कारण। वो कहते हैं कि भाई देखिए, सिटी जस्ट स्टार्टेड मेसोपोटामिया बिफोर द हड़प्पन रीजन डज नॉट मीन द लेटर द इन्फ्लुएंस बाय द मेसोपोटामिया। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि भाई ये जरूरी नहीं है कि अगर मेसोपोटामिया का ओरिजिन हमें पहले पता चल रहा है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की भाई मेसोपोटामिया का समय इंडस वैली से पहले, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से सीख के आए होंगे, हम अपने अपने आप भी तो सीखे होंगे ना, हम अपने आप भी तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन की तरफ गए होंगे, हम अपने आप भी चीज बनाना सीखे होंगे, हमारे अंदर भी तो इनोवेशंस के फॉर्म थे। जरूरी थोड़ा है कि हम किसी को क्रेडिट अपना पूरा दें, ठीक है। और अगर मान लो हमको चीज सीख के आए हैं, इसका क्रिटिसिज्म एक और मिलता है, अगर हमको चीज सीख के आए हैं, तो जैसे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भी आपकी मेसोपोटामिया से अलग है, वरना आपने तो मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया है, फिर इंडस की डिसाइफर क्यों नहीं हो पाई? क्वेश्चन तो बनता है। टाउन प्लानिंग में भी डिफरेंस था, हमारे यहाँ बहुत एक्यूरेट टाउन प्लानिंग थी, हम 90 डिग्री एंगल्स यूज कर रहे थे, ग्रिड पैटर्न यूज कर रहे थे, इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग हमारे पास है, मेसोपोटामिया में नहीं दिखती है। हड़प्पा में एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम मिलता है जो मेसोपोटामिया में नहीं मिलता है। अब कुछ डिफरेंसेस, मेसोपोटामिया ज्यादा यूज कर रहा है ब्रॉन्ज का, मेसोपोटामिया पॉलिटिकल सिस्टम के एविडेंस मिलते हैं, वहां पे राजा के भी एविडेंस मिलते हैं, हमें कई और भी चीजें मिलती है, वहां प्रीस्ट किंग के बारे में बताया गया। तो जरूरी थोड़े है
कि अगर हम मेसोपोटामिया से चीज सीख के आए हैं, अगर हमारा ओरिजिन मेसोपोटामिया से कॉपी पेस्ट वाला है, हम वहां से डुप्लीकेट चीजें मतलब एक तरह से वहां की रेसिपी सीख के आए हैं, तो हम उनकी चीजों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट सेम करते हैं। बट अगर सिमिलरिटीज दिख रही हैं तो उसमें डिफरेंसेस भी तो हैं, और जो डिफरेंसेस है इस कारण से हम कह पा रहे हैं चीजों में कि भाई ये जो फॉरेन ओरिजिन थ्योरी है इसको हम नहीं वैलिड मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसके अलावा दूसरी थ्योरी मिलती है इंडिजिनस थ्योरी। इंडिजिनस मतलब अब ये आज के टाइम पे ज्यादातर ऑथर्स को एक्सेप्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है सिविलाइजेशन बनने की, इंडिया के वेस्ट में जो पोर्शन चल रहा है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये मतलब धीरे धीरे बनते 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 समय आगे बढ़ता गया, लोग एडवांसमेंट की तरफ चले गए, कॉग्निटिव लेवल बढ़ता गया, लोग समझदार बनते गए, एक पॉइंट पे आके वो एक विकसित रूप में सेटल होने लगे। अब देखिए क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सिविलाइजेशन phase began with the settled farming communities in northern Balochistan such as Meghad, Kiligul Muhammad around the 7th millennium BC। मतलब और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे जो पहले से फार्मिंग कम्युनिटीज रह रही थी, जो पहले के सेटलमेंट्स थे, अर्ली पीढ़ी हड़प्पा के पहले वाले सेटलमेंट्स, हड़प्पा के फेस के पहले वाले कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स होते हैं, न्यूलिथिक के सेटलमेंट हो सकते हैं। वो सेटलमेंट थे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके अपने आप को विकसित कर रहे थे, एडवांस कर रहे थे। उन एडवांसमेंट के कारण हमें पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है चीजों का, और ये खुद चीजों में इतने आगे अच्छे बन गए हैं कि एक अर्बनाइजेशन के पैटर्न की तरफ टिल्ट हो गए। एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। तो कहते हैं हड़प्पा, कई ऑथर्स कहते हैं कि जो हड़प्पा कल्चर्स है ग्रेजुअली इवॉल्व कल्चर्स है, जो धीरे धीरे इवेंचुअली लीड टू राइज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तित होकर मॉडर्न होते होते एक सिविलाइजेशन में विकसित हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब क्या है, इनमें भी दो ऑथर्स आते हैं इंडिजिनस, हम जो मेन ऑथर्स के बारे में नाम पढ़ेंगे। अब इनके बारे में क्या था, एविडेंसेस पूछेंगे कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन था। इसमें हमारे पास में दो ऑथर्स मिलते हैं, अमरनंदा घोष जी और एम आर मुगल। अब देखिए ये इनकी राइटिंग्स जो है 64 और 77 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रिसेंट अप्रोचेस हैं चीजों की चेंज होने की, आइडियाज चेंज हो रहे हैं, ओरिजिन की थ्योरीज पे भी अभी भी कंटिन्यूस डिबेट चल रहा। हो सकता है कल साइंटिफिक टेक्निक और एडवांस हो जाए, हमें कुछ नया पॉइंट मिल जाए, थर्ड थ्योरी बन के आ जाए। तो अभी हम अमरनंदा घोष के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे कहते हैं कि भाई ग्रेजुअल एवोल्यूशन था। अब ग्रेजुअल एवोल्यूशन को प्रूफ कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा के पहले वाला फेज था और जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हमें दिखती है। कैसे सिमिलरिटीज? उन्होंने कहा, अभी मैं आपको एक सोटी कल्चर के बारे में बताऊंगा। सोटी कल्चर में जो पोट्री बन रही थी, वो पोट्री मोहनजोदाड़ो की पोट्री से लिंक मिलती है। पोट्री कैसे, जो उनका पोट्री का पैटर्न था, जो मोटिव्स बन रहे थे, उसके एविडेंसेस हमें कहीं कहीं पे सोटी कल्चर की पोट्री पे मिल रहे हैं। फिर सिमिलरली इसी कारण से सोटी कल्चर की जो पोट्री है उसको प्रोटो हड़प्पन कल्चर बोला गया है, कि भाई ये हड़प्पा के पहले वाला कल्चर है जो सिमिलरली चल रहा है। बट इनके साथ दिक्कत क्या थी, अमरनंदा घोष जी ने केवल पोट्री को एनालिसिस किया, इनने और कुछ एनालिसिस नहीं किया। इनने मोटिव्स को देखा, पोट्री को समझा और उसके कारण मैच्योर फेस को कंपेयर करके देखा। इसके बाद में एम आर मुगल सर आते हैं। एम आर मुगल सर इनके बाद में रिसर्च को और आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने पूरी रेंज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स को एनालिसिस किया। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल क्या, जैसे इन्होंने पूरे प्री हड़प्पन मटेरियल्स और मैच्योर हड़प्पन मटेरियल जो साइट से मिले उनका एनालिसिस किया, उसके बीच में रिलेशन बनाई और रिलेशन बना के कहा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटीज है। इन्होंने आर्टिफैक्ट्स को देखा, इन्होंने टूल्स को देखा, इन्होंने जो वहां पे कल्चर चलता आ रहा है प्लानिंग सिस्टम को देखा, कई इवेंट्स को समझते समझते उन्होंने बताया कि भाई ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन था। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ समय में लोग यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज से खाया या फिर यहाँ पे माइग्रेट हो गए, एकदम से चीजें चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। एक बहुत लंबे फेज से चलने वाला सेटलमेंट का कल्चर है, जो पहले न्यूलिथिक के साथ में होते होते आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब यहीं के लोग विकसित हो गए बट अपने आप ही विकसित हुए हैं। इनको किसी आप और फॉरेन ओरिजिन थ्योरी से मत देखिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अभी तक हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ओरिजिन की दो थ्योरीज पढ़ ली, एक फॉरेन ओरिजिन थ्योरी पढ़ी और एक इंडिजिनस ऑथर्स द्वारा दी गई थ्योरी पढ़ी। फॉरेन ओरिजिन जिसको डिफ्यूजन थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने दो पॉइंट पढ़े कि भाई माइग्रेशन या तो पीपल का हुआ होगा या माइग्रेशन ऑफ आइडियाज हुआ होगा। वो हमने पॉइंट पढ़ा था, सिविलाइजेशन का एरा पूरे एयर में फैल रहा है, एक वाइब फैल रही है पूरे में। दोनों पॉइंट समझे। दूसरी बात, हमने इंडिजिनस ऑथर्स में दो एविडेंसेस पढ़े थे, आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क पढ़ा, एक एम आर मुगल सर का और अमरनंदा घोष जी का, जो कहते हैं कि भाई ये माइग्रेशन नहीं था, ना आइडियाज का ना पीपल का, ये एक कल्चरल डेवलपमेंट था जो धीरे धीरे करके कल्चर और एडवांस रूप में विकसित होते गए और विकसित होते होते वो इंटरेक्शन के साथ बढ़ते गए, ग्रेजुअल एवोल्यूशन होते होते उनके पास में सिविलाइजेशन फेज आ जाता है। ठीक है, अब इन चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पूरे हड़प्पा फेज को हम बताएं कि आपको बताते हैं कि भाई तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमने पढ़ा। आज हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्ली हड़प्पा फेज के बारे में। मतलब अब आप इंडिया के वेस्ट में जूम करके देखिए और अब मैं आपको लेके चलता हूं कहानी के उस दौर में जहां पे अपने भारत के वेस्ट में 3200 से लेके 6200 के बीच में क्या चल रहा था। अब आपको अपने आप को अर्ली हड़प्पा फेज में रखना है। अब आप मैच्योर भूल जाइए, लेट हड़प्पा भूल जाइए, ओरिजिन भूल जाइए। अब बस हम देखेंगे
कि भाई भारत में अर्ली हड़प्पा फेज में क्या चल रहा था, ठीक है। मतलब इस फेज में इंडिया में क्या क्या चीजें चल रही थी, इंडिया के कौन से पार्ट में, वेस्ट के पार्ट में। हमने प्रीवियस वीडियो में चीज जानी थी कि कुछ कुछ जगह चीजें ओवरलैप चल रही हैं। हमने न्यूलिथिक कल्चर और चालुक्यलिथिक कल्चर, इंडस वैली को ओवरलैप पैटर्न में समझा था। अभी हम उसी फेज को डील करेंगे कि कैसे यहाँ पे कई न्यूलिथिक कल्चर्स चल रहे हैं पैरेलली, कई यहाँ पे कॉपर साइट्स भी धीरे धीरे आ रही है, जो हमने पहले कल्चर बनास कल्चर वगैरह पढ़ा। बट अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इंडस वैली के साइट्स को, इंडस वैली वाले एरिया को पढ़ के देखेंगे। हमारा जो वेस्ट का एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया है, जो आज पाकिस्तान वाला एरिया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। अर्ली हड़प्पा फेज। अर्ली हड़प्पा फेज जनरली 3200 से लेके 2600 बीसी तक माना जाता है। इसमें कई अलग अलग बुक्स में डेट्स भी थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कि हो सकता है 100 या 150 साल का आपको कई बुक्स में अलग प्रिंटिंग दी हो, तो आप एक कोई भी स्टैंडर्ड नंबर लेके चल सकते हैं। हम जनरली इसको स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आपको बताएं कि 3200 बीसी के फेज में जो अर्ली हड़प्पा फेज है, हमारे पास में पता चलता है कि भाई यहाँ पे 3 अलग अलग कल्चर चल रहे हैं। अलग अलग कल्चर मतलब समझ रहे हैं ना आप, हमने लास्ट वीडियो में कल्चर्स के बारे में समझते आ रहे हैं कि कल्चर क्या होते हैं। हमें पता चलता है इंडस के रीजन में, इंडस के आसपास वाले एरिया में, देखिए हमारी इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस रिवर्स के आसपास में जनरली 3-4 प्रकार के कल्चर चल रहे हैं, जो पार्ट ऑफ बलूचिस्तान को भी कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला कल्चर देखते हैं हम, कोट डीजी कल्चर। देखिए ये पहला कल्चर हो गया। दूसरा कल्चर दमशदाद कल्चर दिख रहा है, जो इस वाले एरिया में फैला है, ठीक है। दमशदाद वाले एरिया में किलीगुल मोहम्मद इसी साइड का डेवलपमेंट है। सोटी ससवाल कल्चर, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जहां की पोल्ट्री को एनालिसिस करके उन्होंने बताया कि अर्ली फेज और मैच्योर फेज में भी सिमिलरिटीज है, इस कारण से हम कह सकते हैं ग्रेजुअल फेज होगा। फिर आमरी नाल कल्चर, देखिए आमरी नाल कल्चर हमारे पास में थोड़ा सा नीचे साइड मिलता है, जहां पे हमारे पास में और भी कई साइड, बलूचिस्तान वाला साइड पड़ता है, ठीक है। अब इसके पैरेलली आप ये देखिए कि यहाँ पे इसकी सिमिलरिटी में देखिए कुछ तो हो गई हमारे अर्ली हड़प्पा कल्चर, और इसके अलावा हमारे पास में गणेशपुरा जोधपुरा कल्चर, जो हमारे चालकुलिथिक कल्चर्स में पढ़े हैं, जो मैंने आपको बताया कि चीजें पैरेलल भी चल रही हैं, कि यहाँ से एक्सचेंजेस भी हो रहे थे। तो ये जो हमारे अर्ली हड़प्पा फेज, देखिए आहार बनारस कल्चर हो गया, ठीक है। और क्या आहार, देखिए आहार है। ऐसे करके पता चलता है कि दो अर्ली फेज में हमारे पास में 2 प्रकार की चीजें दिख रही है। देखिए अर्ली फेज में हमारे वेस्ट में 2 पॉइंट की चीजें मिलती है, इंडिया के वेस्ट में, इस वाली रीजन में। एक तो दिख रहा है कि अर्ली हड़प्पा कल्चर, मतलब ये वाले कल्चर, ठीक है। और दूसरे देखते हैं कॉपर कल्चर, जो भी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे गणेशपुरा जोधपुरा आहार कल्चर। अब हम जो पॉइंट पढ़ेंगे अर्ली हड़प्पा कल्चर को फोकस में लेके पढ़ेंगे, मतलब दमशदाद, छोटी ससवाल कल्चर, आमरी नाल कल्चर, कोट डीजी कल्चर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, कि कल के दिन अगर आपके बारे में आ जाए कि यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट दैट अर्ली हड़प्पा कल्चर, तो आप बता पाओ कि अर्ली हड़प्पा फेज में 4 कल्चर हमें जनरली मिलते हैं। 4 कल्चर में कौन कौन से आप नाम दोगे, उनके बारे में थोड़ा बताओगे, और उनके अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बता सकते हो। जैसे आप कोट डीजी में, हमारे पास में हड़प्पा की साइट कोट डीजी कल्चर के अंदर दिखती है, ठीक है। ऐसे कर करके आप चीजें बता पाओगे। आगे देखते हैं पहला कल्चर कोट डीजी कल्चर। कोट डीजी कल्चर के बारे में देखेंगे। ये देखिए ये वाला जो पूरा फेज है, ये कोट डीजी कल्चर के अंदर आता है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर, मतलब ये जो देखिए, आपको मैप पे समझ के देखिए, इन चारों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हमारे पास में कौन सा कल्चर दिख रहा है, कोट डीजी कल्चर एरिया वाइज। ये बहुत हद तक पाकिस्तान, जो पंजाब आज के टाइम पाकिस्तान में है, उसको कवर करता है, नॉर्दर्न सिंध को भी कवर करके रख चलता है, ठीक है। फिर ये पाकिस्तान आर्कियोलॉजिस्ट में इसमें ज्यादा वर्क किया है, ये जो कोट डीजी वाला कल्चर पाकिस्तान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से वर्क कर रही है। अभी भी कई हमें एग्जीबिशंस की चीजें मिल जाती हैं धीरे धीरे करके, और इसमें पता चलता है कि भाई बहुत सारे सिमिलर आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमारे कोट डीजी साइट से मिलते हैं, ठीक है। मेजर कंसंट्रेशन जो है इस चीज का चोलिस्तान रीजन में हमें दिखता है, ठीक है। जो मोस्टली हमें साइट्स हैं वो हमें चोलिस्तान रीजन में हमें दिखती है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। देखिए ये हमारा जो चोलिस्तान रीजन है, यहाँ पे जो मेजर हमारे पास में इंडस वैली साइट्स है, वो इसी रीजन हमें मिलती है, चोलिस्तान रीजन में। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा कल्चर, आमरी नाल कल्चर। ये बलूचिस्तान, सेंट्रल एंड साउदर्न सिंध को कवर करता है, इसका एक्सटेंशन गुजरात तक हमें दिखता है। देखिए आमरी नाल कल्चर, ठीक है। दूसरा दमशदाद कल्चर। दमशदाद कल्चर देखिए ये है, दमशदाद कल्चर हमारे सेंट्रल बलूचिस्तान वाला रीजन में पड़ता है। ये देखिए बलूचिस्तान वाला एरिया हम आपको बता रहे हैं। ये मैपिंग की छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। बेसिकली इंडस वैली मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, बट मैपिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ सेपरेट वीडियो लॉन्च करूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊं, जहां पे हम एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी मैपिंग फ्रॉम न्यूलिथिक स्टोन एज टू आगे की क्लासेस को हम ग्रिड पैटर्न के हिसाब से पढ़ के देखेंगे, जहां पे हम मैपिंग को एक ग्रिड पैटर्न से लगा के देखेंगे, क्योंकि कई बार यूपीएससी ग्रिड पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है ऑप्शन लेवल पे, ठीक है। अब आगे देखेंगे हमारा फोर्थ कल्चर, छोटी से सवाल कल्चर, जो नॉर्दर्न राजस्थान में आता है, इंडिया का पंजाब और हरियाणा को कवर करता है। देखिए छोटी ससवाल कल्चर, ठीक है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट साइट्स है जो पहली मिली, छोटी ससवाल, इस कारण से हमने इनका नाम छोटी ससवाल कल्चर रखा है, जो हरियाणा में आती है। अब भाई इन कल्चर में जो सबसे पहले एग्जिबिट किया है अमरनंदा घोष जी ने, और इनकी श्रमिक मतलब जो पोर्ट्रीज को एनालिसिस करके बताया गया है कि भाई इनकी सिमिलरिटीज हड़प्पा की मोहनजोदड़ो वाले फेज से भी मैच होती है, मतलब मैचुअल कल्चर मैच होती है।
इस कारण से हमारे पास में ये पता चलता है कि जो अर्ली हड़प्पा फेज है, मैच्योर हड़प्पा फेज है, इनके बीच में भी कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को अपन लोग ग्रेजुअल कनेक्शन कहते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई और अपडेट होती गई और एक इनोवेटिव फॉर्म में लिंकेजेस बढ़ती गई और लोग अपडेट होते गए। ठीक है, अब अर्ली हड़प्पा फेज में हम कुछ कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे जो बाकी इन चारों कल्चर्स में कॉमन देखते हैं। अब देखिए क्या, अब मतलब आप जो अर्ली हड़प्पा फेज के कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हो कि भाई इस फेज में ये भारत में क्या क्या चीजें चल रही है इंडिया के वेस्ट में। ठीक है, पहली बात क्या, अब इसके पहले हमारे पास में एक पता था कि भाई इसके पहले न्यूलिथिक एज चल रही है। ठीक है, अब न्यूलिथिक के बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हमारे वेस्ट में। पहली बात, यहाँ पे रूरल सेटलमेंट सब सेमी अर्बन की तरफ जाने लगे। सेमी अर्बन मतलब समझते हैं क्या, अर्बन तो हमारे पास में आ जाएगा मैच्योर फेज में। ठीक है, तो एक अर्बन की थोड़ी थोड़ी झलक दिख रही है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये आप थोड़ा सा मूव हो रहे हैं सेमी अर्बन की तरफ, एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो विलेजेस थी पहले, अब वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट हमने जो मैच्योर फेज में पढ़ा ना कि एक एडवांस लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन दिखता है चीजों में, सिटाडेल बहुत अच्छे तरीके से फोर्टिफिकेशन था। तो उसके छोटे छोटे एविडेंसेस दिख रहे हैं कि धीरे धीरे करके लोग फोर्टिफिकेशन की प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ग्रिल प्लानिंग दिखती है जो हमें मैच्योर फेज में बहुत स्टैंडर्ड रूप में दिखती है। 90 डिग्री में लोग रह रहे थे, रूट्स कट रही है 90 डिग्री में, वो चीजें पता चलती है। हमें ब्रिक्स का भी स्टैंडर्डाइजेशन दिखने लगता है, मतलब जो साइज है ब्रिक्स की वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगती है। ठीक है, अब फिर देखेंगे पॉटरी में भी यूनिफिकेशन दिखता है कि कई कई प्रकार की जो पॉटरी है वो भी यूनिफाई हो रही है। ठीक है, यूज ऑफ कॉपर, कॉपर का यूज कर रहे हैं लोग। हमें पता है खेती माइन से कॉपर ले रहे थे, आसपास के एरिया से कॉपर भी कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कॉपर का एग्जीबिशन हो चुका था जो हमने पढ़ा था भी, आहार बनारस कल्चर के पहले ही चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी साइड में। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर का देखिए पहले भी डेवलपमेंट हो रहा था, अब यहाँ पे चीज सरप्लस की तरफ बढ़ रही है। और जब चीज सरप्लस बनती है तो आपके पास में गैनरीज भी चाहिए पड़ती है। आपको न्यूलिथिक एक ने बताया था, लोग पेट में अपना एक गड्ढे के अंदर अपना एक्स्ट्रा सरप्लस का दाना रख रहे थे, बीज रख रहे थे। अब वो चीज यहाँ पे गैनरीज में जाने लगी, मतलब एक लार्ज स्टोरेज चलने लगा क्योंकि एग्रीकल्चर का सरप्लस भी ग्रोथ बढ़ने लगी। एग्रीकल्चर क्यों बढ़ता है भाई, देखिए फर्टाइल प्लेन पे भी है, इस कारण से बढ़ता है। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके अच्छे से। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहली बात तो वेस्टर्न एरिया में बात कर रहे हैं, इनका पहले भी अफगानिस्तान से कुछ ना कुछ ट्रेड दिखता है। अब भाई ट्रेड भी कहते हैं तो उसके बारे में हम समझेंगे। नोटेबल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन क्राफ्ट एंड स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट, अब देखिए जब लोग एग्रीकल्चर में अच्छा सरप्लस गेन करने लगते हैं तो क्राफ्ट की तरफ भी अपने आप को डाइवर्ट करने लगते हैं, वो एक क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन जाने लगते हैं। तो धीरे धीरे कर पता चलता है भाई क्राफ्ट में भी एक लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे पास में कई साइंस मिले हैं जो मैच्योर हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, उसके कई सिमिलर साइंस या फिर जो आप कह सकते हो एक छोटा सा टाइप ऑफ मोटिव मिल रहा है कि जैसे हम कह सकते हैं कि भाई यार यहाँ पे जो फोटो हमें दिख रही है पोट्री में, वो कहीं कहीं सिमिलर लग रही है मैच्योर हड़प्पा की फोटो से भी, मैच्योर हड़प्पा की स्क्रिप्ट से भी। एक तरह से आप कह सकते हो कि स्क्रिप्ट का भी ओरिजिन हो रहा होगा, हो सकता है ओरिजिन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है। अब इस स्क्रिप्ट के बारे में हम पूरा मैच्योर फेज में आराम से पढ़ेंगे, कैसे डेवलपमेंट होता है, हम अगले पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास में कई सील्स, बटन सील्स के भी एविडेंसेस मिलने लगते हैं, जहां पे ज्योमेट्रिक मोटिव्स मिलने लगते हैं, जहां पे पता चलता है कि हो सकता है ट्रेड को लेके ये सील्स बनाई गई होंगी। अब आप ये सोचेंगे ये सब चीजें तो मैच्योर फेज में मिलेंगी, एग्जैक्टली मिलेंगी, बट सबका स्टार्टिंग रूप ये है, छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करके एविडेंस से मिल रहे हैं और ये मैच्योर फेज में जाके बहुत विकसित रूप में, बहुत डेवलप फेज में हमें दिखने लगेंगी चीजें। ठीक है, हमें इंडस वेट की भी एविडेंसेस मिलते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ वेटिंग सिस्टम भी हल्का हल्का शुरू हो गया होगा। टेराकोटा की कई सारे फिगर्स मिलते हैं, टेराकोटा केटल के फिगर्स मिलते हैं, फीमेल डाइटीज मिलने लगती हैं। अब अमरनंदा घोष जी यहाँ की श्रमिक को देख के कहते हैं कि सोटी कल्चर है, इसको प्रोटो हड़प्पन फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि देखिए अभी हमने एक चीज समझ ली कि भाई हड़प्पा के बारे में समझ लिया कि भाई अर्ली हड़प्पा फेज में क्या कहानी चल रही है। अब हम देखेंगे द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली हड़प्पा टू मैच्योर हड़प्पा फेज। अब आपके मन में क्वेश्चन तो उठा होगा ना कि भाई क्या हुआ कि जो ये सेटलमेंट थे, अर्ली हड़प्पा के सेटलमेंट थे, वो धीरे धीरे करके सिविलाइज होने लगे, तभी सिविलाइज मतलब मैच्योर फेज में जाने लगे। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिसके कारण वो चीज आगे बढ़ने लगी? क्या हमें ऐसे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिस कारण से हम कह पा रहे हैं कि भाई इस फेज में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन चल रहा होगा? एग्जैक्टली। अब हम देखेंगे कि अर्ली हड़प्पा के बारे में हम जान लिया, अर्ली हड़प्पा के कॉमन फीचर्स समझ लिए, अर्ली हड़प्पा के बारे में समझ लिया कि 4 प्रकार के कल्चर चल रहे थे। अब इन 4 प्रकार के कल्चर्स धीरे धीरे कैसे मैच्योर हड़प्पा फेज में सिविलाइजेशन के रूप में दिखने वाले हैं, उसके बीच के फेज में जो एक फेज है इसको अपन ट्रांजिशन फेज कहते हैं। मतलब कैसे लोगों का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अर्ली हड़प्पा टू मैच्योर हड़प्पा। एक हम लाइन को कनेक्ट करने के लिए जूम इन करके देख रहे हैं। अभी हमने पहले अर्ली हड़प्पा को जूम किया, अब हम अर्ली हड़प्पा से लेके मैच्योर हड़प्पा के रास्ते को भी जूम इन करेंगे और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैच्योर हड़प्पा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिशन फेज मतलब क्या चीजें रही जिस कारण से ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजिशन कैसे होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपके पॉइंट आएगा कि भाई सोसाइटी की प्रोग्रेस कैसे हो रही थी कि अर्ली से मैच्योर हड़प्पा के फेजेस में ट्रांसफर हुए। तो हमें इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि ट्रांजिशन होता कैसे है। तो ये अल्चिन्स थे,
रेमंड ब्रिजेस ये कहते हैं, एक टर्म देते हैं हमें, कल्चरल कन्वर्जेंस। मतलब इस फेज को वो कल्चरल कन्वर्जेंस कहते हैं। कल्चरल कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, इन द अर्ली हड़प्पा फेज देयर वाज डाइवर्स रीजनल कल्चर। डाइवर्स रीजनल कल्चर मतलब क्या, 4 प्रकार के कल्चर्स पढ़े थे हमने। सोटी ससवाल कल्चर हो गया, ठीक है, हमने कोट डीजी कल्चर हो गया, ऐसा हम 4 कल्चर जस्ट अब बिहार अर्ली हड़प्पा फेज में पढ़े। मतलब कहते हैं 4 प्रकार के कल्चर्स थे, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दूसरे से मिलने लगे, और इनके अंदर मिलने के कारण, इंटरेक्शन के कारण कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आने लगी। जैसे हमने पॉइंट पढ़ा था, लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे इंटरेक्शन करने लगते हैं, तो इस इंटरेक्शन के कारण कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आती है। रसगुल्ला वाली रेसिपी को आपको बताया था। अब ये जो चारों कल्चर थे, पहले धीरे धीरे आइसोलेशन में थे, अब वो आइसोलेशन धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगा। जैसे ये हो गया सोटी ससवाल कल्चर, ये हो गया अपना कोडीजी कल्चर। पहले आपस में इंटरेक्शन नहीं रख रहे थे, आइसोलेशन में थे, अब धीरे धीरे करके ट्रांजिशन फेज में इंटरेक्शन करने लगते हैं आपस में, और जब इंटरेक्शन होता है तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी दिखने लगती है चीजों में। तो यही चीज धीरे धीरे करके डेवलप होने लगी और एक मैच्योर हड़प्पा फेज में आगे बढ़ गई। और इस फिनोमिना को, जो यूनिफिकेशन का फिनोमिना है, इंटरेक्शन का फिनोमिना है, इसको अल्चेंस हमारे कल्चरल कन्वर्जेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पूछा जाए पेपर में कि भाई क्या हुआ था, ऐसे रीजंस क्या थे जिस कारण से ट्रांजिशन हुआ अर्ली हड़प्पा की साइट्स का मैच्योर हड़प्पा की मतलब अर्ली हड़प्पा कल्चर्स का मैच्योर हड़प्पा के कल्चर्स में, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई रेमंड कल्चर इस फेज को कल्चरल कन्वर्जेंस का पॉइंट से जोड़ते हैं कि भाई कल्चरल कन्वर्जेंस हुआ, लोग यूनिफाई होने लगे, 4 प्रकार के कल्चर्स जो हमने पढ़े हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे। अब वो इंटरेक्शन किस रूप में हुआ, क्या क्या फैक्टर थे, रूप मतलब किस किस डोमेन में उन्होंने वर्क किया इंटरेक्शन का, वो हम देखेंगे। उन्होंने इंटरेक्शन रिलीजियस डोमेन में किया, सिंबॉलिक सिमिलरिटीज हमें दिखती है, पॉलिटिकली दिखती है चीजें, और टेक्नोलॉजिकली दिखती है, ठीक है। मतलब अब इन टॉपिक्स के बारे में एक एक करके ग्रेजुअली डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बोलते हैं रिलीजियस डोमेन। अब रिलीजियस डोमेन मतलब क्या, हमें कई होम डाइटीज मिलती हैं, फोटोज मिलती हैं, डाइटीज की इमेजेस मिलती हैं, वो क्या कहते हैं, टेराकोटास की मिलती हैं, जो मैच्योर हड़प्पा फेज से जुड़ती हैं, और हमें अर्ली हड़प्पा फेज में भी इसके सिरेमिक्स मिलते हैं, ठीक है। और कई हमें पेंटेड मिलती है होम डाइटी, जैसे कुछ जार में हमें मिलती है, कोडीची जार में मिलती है, रहमत देहरी के जार में जो पोट्री है उनमें मिलती है। कालीबंगन की जो फेज है, फेज 1, उसमें हमें जो डेटी मिलती है वो टेराकोटा केक की, उसको माना जा सकता है कि भाई वो किसी वर्कशिप के लिए यूज किया, पूरा पूजा पाठ के लिए यूज किया जा रहा होगा। तो पहला एस्पेक्ट हमने समझा कि धार्मिक रूप से लोग एक तरह से उस चीज को कनेक्ट कर रहे थे। मतलब जो चारों कल्चर थे एक दूसरे को धार्मिक रूप में भी इकट्ठे होकर डेवलप कर रहे थे, चारों के आइडियोलॉजीज धार्मिक को लेकर सिमिलरिटीज दिखने लगी थी, यूनिफॉर्मिटी दिख रही थी कि चारों कल्चर एक ही धार्मिक चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल डोमेन दिखता है, कुनाल और नौशराना में हमें एविडेंस मिलते हैं सील्स के, जो अली हड़प्पा लेवल्स की हैं, वो हो सकता है ट्रेडर्स और एलाइट ग्रुप की हों, ठीक है। तो यहाँ से पॉलिटिकल डोमेन के बारे में पॉइंट चलता है कि चारों ग्रुप में पॉलिटिकल डोमेन के बारे में पैटर्न समझ में आता है। हमें कई प्रकार के ज्वेलरी के होर्ड्स मिले हैं, मतलब होर्ड्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें सिल्वर पीसेस मिलते हैं। हाँ, हमें तियारा मिलता है, देखिए ये तियारा है, और तियारा एक्चुअली एक पट्टी टाइप की है जो आज के टाइम पे आप लोग गर्ल्स यूज करती होंगी, ठीक है। इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कुड आल्सो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इससे जोड़ सकते हैं कि ये वेल्थ को दिखा रही है या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस को भी दिखाती है चीजें। तो एक प्रकार से ये भी चीज बढ़ रही थी, और इन चारों चीजों को, मतलब जो चारों सेटलमेंट है, ये हर प्रकार के सेम डोमेन पे वर्क कर रहे हैं। चारों में अपन को रिलीजियस में भी वर्क दिख रहा है, चारों पॉलिटिकल डोमेन में भी वर्क दिख रहा है, ठीक है। सिंबॉलिक डोमेन में हमें समझ में आता है कि कई प्रकार की साइट्स हैं गुजरात में, राजस्थान में, कच्छ में, वेस्ट पंजाब में, जहां पे हड़प्पा की स्क्रिप्ट के एविडेंस मिलते हैं जो कि अर्ली हड़प्पा फेज से रिलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो, देखिए एक पॉइंट आप समझेंगे कि आपने पॉइंट आप मैच्योर फेज में पढ़ेंगे कि वो जो स्क्रिप्ट थी वो यूनिफॉर्म थी पूरे मैच्योर फेज में। पूरे मैच्योर फेज में जो हड़प्पा की साइट्स थी, सब जगह कॉमन स्क्रिप्ट थी। तो जो कॉमन स्क्रिप्ट निकल के आई है, उसकी रूट हमारे पास में अर्ली में जो चारों कल्चर में कॉमननेस आ रही है ना, इस कारण से पता चलता है। जैसे 4 कल्चर है, ये चारों कल्चर एक से स्क्रिप्ट के पैटर्न के मोटिव्स को कॉमन फॉलो करने लगे, ठीक है। और जब ये धीरे धीरे करके एडवांस बनने लगे, तो ही ये एकदम से जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो मैच्योर फेज में पूरे एरिया जो यहाँ पे चलेगा वो एक ही स्क्रिप्ट को फॉलो करने लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, मतलब जो सिंबल्स अभी आपको एक छोटी छोटी सिंबल्स टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, कि आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट होगी, यहाँ से अर्ली फेज में एविडेंस मिल रहे हैं, वो आपको चारों साइड्स में कहीं ना कहीं कॉमननेस दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, कोट दीजिए मिल रहा है, अपन को आमदी नाल भी मिल रहा है, सोटी कल्चर भी मिल रहा है। फिर धीरे धीरे करके हमें पता चलेगा जब मैच्योर फेज आएगा तो यही प्रॉपर जाके यूनिफाइड स्क्रिप्ट बन जाएगी, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल डोमेन, ये चारों सेटलमेंट, चारों कल्चर्स एक टेक्नोलॉजिकल डोमेन में भी आपस में इकट्ठे डेवलप हो रहे थे, कॉमननेस दिख रही है टेक्नोलॉजिकल डोमेन भी। क्राफ्ट में स्पेशलाइज थे, जैसे हमें पता चलता है कि भाई अर्ली हड़प्पा फेज में, मैच्योर हड़प्पा फेज के जो क्राफ्ट है वो चीजें ज्यादा दिख रही हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग के एविडेंस मिलने लगते हैं अर्ली हड़प्पा साइट से, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चारों कल्चर थे, मतलब जो अभी अपन ने अर्ली हड़प्पा में 4 कल्चर पढ़े हैं, ये चारों कल्चर थे तो अलग अलग,
बट एक तरह से इंटरेक्शन भी दिखा रहे हैं चीजों में, और जो इंटरेक्शन है यही जाके आगे जाके मैच्योर फेज में हमारा यूनिफॉर्मिटी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। इसी कारण आप धीरे धीरे करके यूनिफॉर्म हो जाओगे। तो आपको एक चीज लगता होगा ना कि भाई अली जो अपना मैच्योर फेज आप पढ़ते हो, जैसे जनरली आप जब आर्य शर्मा पढ़ोगे तो उसमें अली हड़प्पा के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया। तो जब आप आर्य शर्मा पढ़ोगे तो आपको पॉइंट पता चलेगा कि भाई जो मैच्योर हड़प्पा फेज था वो एक दूसरे से सब सिमिलरिटीज दिखाते हैं, सेम स्क्रिप्ट है, सेम हाउसिंग पैटर्न है, सेम चीजें हैं, ये सब सिमिलरिटीज आई है। ये सिमिलरिटीज कैसे आई? सिमिलरिटीज अर्ली हड़प्पा के फेज में आई। अर्ली हड़प्पा के फेज में लोग आइसोलेशन में थे, ट्रांजिशन फेज में लोग अपने आप से इंटरेक्ट करने लगे, और जब ये इंटरेक्शन होने लगता है तो धीरे धीरे इंटरेक्शन का ही डेवलप रूप हमारे पास मैच्योर फेज का पैटर्न बन के दिखता है, जहां पे हर चीज सिमिलर हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई इस कल्चर कन्वर्जेंस हुआ, हमने माना कल्चर कन्वर्जेंस हुआ पॉलिटिकल डोमेन में, धार्मिक रूप में, रिलीजियस डोमेन में, ठीक है, और क्या पढ़े थे हमने? टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, ऐसे कई डोमेन्स पढ़े अभी हमने। बट इनके पीछे रीजंस क्या थे? तो इनके पीछे कई प्रकार के रीजंस दिए गए। अब अमरनाथ जी कहते हैं, जिन्होंने अभी हाल अपन ने बताया कि जिन्होंने लिंक किया था अर्ली हड़प्पा मैच्योर हड़प्पा को, ये कहते हैं कि भाई देखिए हर चीज के पीछे पुश फैक्टर रहता है। पुश फैक्टर मतलब समझते हैं क्या? पुश फैक्टर मतलब कोई भी चीज जब होती है उसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आज आप इस वीडियो को सर्च करके देख रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, यू वांट टू कवर दैट टॉपिक फ्रॉम यूट्यूब, या फिर आप कहीं से आप इस चीज को कवर करना चाह रहे हैं, आपको बुक थोड़ी सी तुरंत अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही है तो आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। तो आपने अगर खाना भी खाया है तो खाने के पीछे भी आपको पता है कि इस समय न्यूट्रिशन वैल्यू है, भूख लगती है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो अब इस चीज के पीछे रीजन पूछा गया तो उसने कहा कि कुछ चीजें पुश फैक्टर में आती है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है। अमरनाथ जी कहते हैं कि देखिए क्या हो सकता है कि कई प्रकार के डिक्टेटर होंगे, जो चार कल्चर है, इन चार कल्चर्स की बात करेंगे। अर्ली फेज में कई प्रकार के डिक्टेटर होंगे, और वो डिक्टेटर देख रहे होंगे ट्रेड एंड लिंकेजेस के कारण कि भाई देखिए मेसोपोटामिया में कितनी अच्छी चीजें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक भावना आई होगी कंपैरिजन की, और जब ये कंपैरिजन की भावना के कारण वो अपने आप को डेवलपमेंट करने लगे, और यही कंपैरिजन इनका पुश फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉलोनी में रहते हैं, और उस कॉलोनी में एक घर बना, उनके घर में एसी लग गया, ठीक है। अब कुछ समय बाद आपको भी लगेगा कि यार भैया इनके यहाँ एसी लगा है, मेरे घर में एसी नहीं लगा है, तो मुझे भी एसी लगवाना चाहिए। तो आप सेविंग करने लगोगे, आप अपने पैटर्न में चेंज करोगे, आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन करोगे, अपनी इकोनॉमी जनरेट करने की और कोशिश करोगे। तो ये सब जब कोशिश आप करते हो तो धीरे धीरे करके आपके घर में भी एसी लग जाता है। तो हो सकता है आपका जो पुश फैक्टर है कंपैरिजन वाला, वही शायद मेसोपोटामिया के साथ में डील कर रहा हो, कि जो साउथ समेरियन है, मतलब पीपल ऑफ साउथ समेरियन की, जो साउदर्न मेसोपोटामिया वाले रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनको देख के लोगों को लगता होगा भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। इस कारण से उनके अंदर मोटिवेशन आया कि हमें भी एडवांस होना है। तो हो सकता है एक पॉलिटिकल फैक्टर हो, और ये एडवांसमेंट कौन? डिक्टेटर्स करा रहे होंगे, एक टाइप ऑफ बहुत टैलेंटेड लोग जो उस टाइम में बहुत स्पेशल लोग होंगे। स्पेशल मतलब क्या कि आज आप भी देखते होंगे, आप एक छोटी सी क्लास है, क्लास में भी, स्कूल की क्लास में भी अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं लीडरशिप स्किल बहुत अच्छे रहते हैं, लीडरशिप स्किल बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस प्रकार के कई लोग होंगे जिनको जीनियस डिक्टेटर के रूप में कहा गया है कि भाई हो सकता है ऐसे लोग हों जो थोड़ा अपने आप को एक्टिव लेकर चल रहे हो, और वो एक सॉरी उस फैक्टर के रूप में काम कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बट इनकी चीज को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई हमारे पास में अर्ली हड़प्पा फेज में कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं थी, जिस कारण से मैं कह पाया कि भाई यहाँ पे डिक्टेटर का रूल होगा, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। इस कारण से इनकी थ्योरी को क्रॉस कर दिया जाता है। अब दिलीप कुमार चक्रवर्ती जब इनकी थ्योरी क्रॉस करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भैया आप बताएं कि आपके अनुसार क्या चीज हो सकता है। तो ये कहते हैं कि देखिए मेरे अनुसार दो चीजें हैं, पुश फैक्टर मतलब मेरे अकॉर्डिंग दो रीजन है कि जो कल्चर है वो एक एडवांस रूप में कनेक्ट होते होते बढ़ता जा रहा है, एडवांस हो रहा है। उसके पीछे दो रीजन है डेवलपमेंट के। पहली बात क्या? इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जिस कारण से मतलब जो क्राफ्ट है, कॉपर मेटलर्जी जो राजस्थान के पास बढ़ रही है, कॉपर का चीज बढ़ रहा है, इस कारण से उनको लगता है कि भाई ये जो कॉपर जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, इस कारण से धीरे धीरे करके लोगों का जो ध्यान था वो एग्रीकल्चर से हटके, एग्रीकल्चर में सरप्लस जब आ जाता है तो लोग क्राफ्ट की तरफ जाते हैं। जब क्राफ्ट की तरफ लोग आगे बढ़ने लगे तो एक तरह से उनके अंदर एडवांसमेंट का रूप आ गया कि भाई अब मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे करके लोगों के अंदर के एडवांसमेंट का फॉर्म आया होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, दिलीप कुमार जी बोलते हैं कि भाई देखिए दूसरा क्या हो सकता है कि जब एग्रीकल्चर जब ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है ऑर्गेनाइज इरिगेशन सिस्टम के कारण, इस कारण से हमारे पास पता चलता है कि बेटर एग्रीकल्चर के कारण चीजें समझ में आ रही हैं, और शायद ये क्रूशियल पैटर्न रहा होगा कि अच्छे सेटलमेंट बनने लगे, ठीक है। बट हमारे पास में जो इन्होंने बताया इरिगेशन सिस्टम वर्ड, इरिगेशन के एविडेंस हमारे पास में भी नहीं मिलते हैं, जिस कारण से हम कह पाते हैं कि भाई बहुत कम एविडेंस है इरिगेशन के। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि लोग ट्रांजिशन हो गया अर्ली टू मैच्योर फेज। इसके बाद में जॉन मार्क कैन्योर बोलते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट है मैच्योर हड़प्पा फेज बनने का, उसके पीछे रिजल्ट क्या है कि मेजर अर्ली हड़प्पा फेज रीजनल पॉलिटीज इनटू लार्जर इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब ये कहते हैं कि जो पहले अर्ली अर्ली हड़प्पा कल्चर्स है वो धीरे धीरे करके एक रीजनल पॉलिटीज, उनके जो आपस में राजा, जैसे हमारी चार कल्चर्स है,
इन चारों में अपने पे कुछ ना कुछ पॉलिटी चल रही होगी। ये पॉलिटी धीरे धीरे करके और एक एडवांस रूप में चली जाती है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने लगता है, पॉलिटिकल और एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम बनने लगता है। इस कारण से धीरे धीरे करके एक आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और एक इंटरेक्शन के कारण ये डेवलपमेंट होने लगता है। तो यहां से ये कहते हैं कि इन कुछ कारणों से हो सकता है कि हमारा जो अर्ली हड़प्पा फेज है वो ग्रेजुअली मैच्योर हड़प्पा फेज की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब भाई हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया, अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ ली। एक ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ओरिजिन पढ़ लिया। ट्रांजिशन अर्ली हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया। हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा की तरफ जाते हुए हमने पढ़ लिया कि भाई अर्ली हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा के बीच में क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं, कल्चरल कन्वर्जेंस की थ्योरी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे क्या ये जो ट्रांजिशन था, क्या ट्रांजिशन सेम था, क्या हर साइड पे एक सा ट्रांजिशन था, कि जो चारों कल्चर थे इकट्ठे सेम पैटर्न फॉलो करके आगे बढ़े या फिर इनमें सिमिलरिटीज थी। पर पता चलता है कि भाई कई मैच्योर हड़प्पा की साइट्स, आप देखिए कई मैच्योर हड़प्पा की साइट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि जिनके अंदर हड़प्पा के अर्ली वाले सिम्टम्स ही नहीं है। अर्ली हड़प्पा के सिम्टम्स मतलब क्या, वो अर्ली हड़प्पा फेज में नहीं निकली, वो सीधे मैच्योर हड़प्पा फेज में निकली। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कहानी के रूप में। जैसे मान लीजिए छोटा सेटलमेंट है ये। अब ये सेटलमेंट डेवलप हुआ जब लोग ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए हड़प्पा है और एक कोई छोटा सा सेटलमेंट है, इसको अपने नाम दिया मान लीजिए रोपर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं रोपर। ठीक है, अब मान लीजिए हड़प्पा ऑलरेडी डेवलप है, मैच्योर फेज में चल रहा है। धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे अपना सेटलमेंट बनाएंगे। अब भाई जो यहाँ पे लोग आए हैं रोपर में रहने वाले, वो तो एडवांस है ना ऑलरेडी, वो तो एडवांस नहीं है। तो अब वो ऑटोमेटिकली करके कौन से फेज में अपना सेटलमेंट बनाएंगे, वो मैच्योर फेज का ही सेटलमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे अपने लोकल कल्चर में देखेंगे, मान लीजिए आज के टाइम पे जो घर बनते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, एक शहर में एक नई कॉलोनी कटती है, ठीक है, और ये पुरानी कॉलोनी है। अब यहाँ से जब नई कॉलोनी कटी, कई लोग यहाँ से इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। कई लोग होते हैं ना नए घर के लिए शिफ्ट बनते हैं, यहाँ पुराने एरिया से नए एरिया की तरफ जाते हैं। जब वो यहाँ शिफ्ट हुए तो क्या वो हट टाइप घर बनाएंगे? नहीं, उन्हें पता है कि आज के टाइम पे टाइल्स का कल्चर चल रहा है, आज के टाइम पे पीओपी का कल्चर चल रहा है, आज के टाइम पे एडवांसमेंट चल रहा है, आज के टाइम पे जो फिटिंग होती है अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, आज के टाइम पे फॉल सीलिंग का कल्चर चल रहा है। तो यहाँ पे जो अब जो घर बनाए जाएंगे, जो नए घर बनेंगे कॉलोनी में, वो एक मॉडर्न रूप से बनेंगे। तो अब जो इस घर का खेत है, मतलब जो इस घर का एरिया है, ये ओल्ड फेज से नहीं निकला, ठीक है, ये सीधे लेटेस्ट फेज में ही बना। और ये जो घर है, ये वाला जो पुराने शहर के पुराने घर हैं, पुराने मार्केट वाले घर हैं, और वहां पे अगर कोई अपने घर को रेनोवेट कराता है तो हम पॉइंट कह पाते हैं कि भाई ये वाला घर पहले ओल्ड था, इसको फिर न्यू पैटर्न दिया गया। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही 2 प्रकार की साइट्स हमें जानने को मिलेंगी। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो ओल्ड है, उनको ग्रेजुअली एवोल्यूशन के थ्रू वो डेवलप हो गई, नए पैटर्न की तरफ एडॉप्ट हो गई, उनके घर में भी पीओपी, उनके घर में भी कई प्रकार की फॉल सीलिंग पुटीन हो गई। और कुछ साइट्स ऐसी हैं, कुछ साइट्स मतलब कुछ घर या कुछ साइट ऐसी हैं जो एडवांस फेज में ही बनी है, मतलब मैच्योर फेज में ही वहां पे लोग जाना शुरू करें। तो जो कुछ साइट्स ऐसी हैं जो जहां पे अर्ली हड़प्पा के फेज नहीं मिलते, वो हमारी आती हैं पुरानी साइट्स, और जहां पे मैच्योर फेज की केवल एविडेंस मिलते हैं वो होती होती नई वाली साइट्स, जैसे जो लोथल है, देसालपुर है, और ये वाला जो फेज है, ये साइट्स कुछ जो है ये हमारे ऐसी साइट्स है जहां पे हमारे पास में अर्ली हड़प्पा की एविडेंस ही नहीं मिलती है। ये भाई डायरेक्टली न्यू सिटी बन के ही आई है। ठीक है, और कई ऐसी साइट्स है जहां पे हमें अर्ली हड़प्पा की तो एविडेंस मिलते हैं, बट वहां पे मैच्योर हड़प्पा साइट्स नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाजार में एक छोटा सा एरिया था, एग्जांपल लेके चलो, कोने में एक एरिया था, पुराना बाजार है शहर का, आपके शहर का बाजार है, उसमें पुराना एरिया था जहां पे पहले तो लोग रहते थे, अब वहां पे लोग नहीं रह रहे हैं। धीरे धीरे करके वो खंडर खंड करते करते वो चीज साइड ही होती जा रही है सिटी के, मतलब उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो आप कह पा रहे हो ना कि भाई इस एरिया में कोई मैच्योरली सेटलमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे डेवलप सेटलमेंट ही नहीं है। तो कई ऐसी साइट है जो पहले तो अर्ली हड़प्पा के फेज में एग्जिस्ट करती थी, बट वो मैच्योर हड़प्पा के फेज में एग्जिस्ट नहीं कर पाई। तो मतलब ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन हर जगह सेम नहीं है, ट्रांजिशन में वेरिएशन है। अब हम पॉइंट को क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये 4 कल्चर थे, सोटी ससवाल, कोट दीजिए, ये जो डेवलप हुए हैं, इन डेवलपमेंट में भी कई सेटलमेंट छूट गए पीछे, कई सेटलमेंट्स नहीं आ गए, और कई पुराने सेटलमेंट भी आगे बढ़ गए। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे 3 पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो ट्रांजिशन फेज हुआ, इस ट्रांजिशन फेज में कई पुराने सेटलमेंट्स जो थे, जो न्यूलिथिक के सेटलमेंट टर्म यूज करके देखते हैं, न्यूलिथिक के सेटलमेंट थे वो अर्ली में गए, और अर्ली के बाद में मैच्योर के एडवांसमेंट की तरफ चले गए। ठीक है, कई ऐसे सेटलमेंट थे न्यूलिथिक में थे, अर्ली में तो गए, बट वो मैच्योर में नहीं हो पाए ट्रांसफर। ठीक है, और कई ऐसे सेटलमेंट्स हैं जो अर्ली में नहीं है, सीधे उनका मैच्योरली सेटलमेंट डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के हमने 3 प्रकार के सेटलमेंट्स देखे। ये कौन से फेज में आ रहे हैं? ट्रांजिशन फेज की बात चल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो ट्रांजिशन हुआ है, तो हर जगह सेम ट्रांजिशन नहीं हुआ कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि वो सेटलमेंट डेवलप हो गए होंगे। इस डेवलपमेंट के अलावा भी कई जगह क्या है, कहीं कहीं पे पता चलता है कि जो अर्ली फेज से मैच्योर फेज में जाने वाले सेटलमेंट्स थे,
वो एक स्मूथ प्रोसेस से नहीं निकले, उन्होंने के अंदर कई कई प्रकार की कठिनाइयां भी आई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उन कठिनाइयों को फोकस करेंगे तो उनके बीच में गैप मिलता है, ठीक है, उन गैप को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज़ आपको पहले बेसिक बता दूं, ये पीरियड्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको शायद कुछ ज़्यादा पता ना हो। जैसे मान लीजिए, ये एज्यूम करके चलते हैं, ये स्टेटा स्टेटा है एक जगह का, एक मान लीजिए सिटी है, एज्यूम करें उसको अपन नाम दे देते हैं लखनऊ, ठीक है। अब ये लखनऊ सिटी है। अब सिटी का जो सबसे ओल्डेस्ट लेयर आएगी, ठीक है, ये होगा इसका पीरियड 1, इसके बाद पीरियड 2, पीरियड 3। अब इसमें भी अगर आपको ओल्डेस्ट लेयर में भी लेयर्स दिख रही है, मल्टीपल लेयर दिख रही है कि भाई यहाँ पे भी वेरिएशंस है, तो आप इसको क्या टर्म दोगे, पीरियड 1A, पीरियड 1B, पीरियड 1C। ये जो टर्म्स हैं अब आप समझ गए, है ना। इसी रूप में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जो सबसे पुराना फेज है कोड डीजी का, वो पीरियड 1A है। फिर इसके बाद वाला फेज जो है पीरियड 1B है। देखिए ये जो पूरा फेज है ये पीरियड 1A है, ये 1B है, और इसके बाद में आता है पीरियड 2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे ट्रांजिशन होता है। अब देखिए पीरियड जो 2 है ये हमारा मैच्योर फेज है। अब एक एग्जांपल लेकर चलो, आप एक आर्कोलॉजिस्ट हो, मैं आपको कोड डीजी साइट पे भेजता हूँ, ठीक है, आप वहां गए, आप बढ़िया देख रहे हो, खोद के देख रहे हो, आपने देखा कि यार मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जब मैंने मिट्टी खोदी तो पहले एक तो पीरियड 1 मिल रहा है जिसको अपन ने कहा पीरियड 1, फिर एक अपन ने कहा पीरियड 2 है, पीरियड 1 का बी है और पीरियड 2 है। अब पीरियड 1B में हमने देखा कि जो पीरियड 1 से लेके जब हम पीरियड 2 के बीच में जाते हैं तो हमें एक लेयर मिलती है जिसको बर्न्ट लेयर कहा गया है। बर्न्ट लेयर मतलब क्या, जली हुई लेयर मिली है। तो हो सकता है यहाँ पे फायर के एविडेंसेस रहे होंगे। दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो, जब यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा होगा, ट्रांजिशन मतलब क्या, जब यहाँ पे अर्ली हड़प्पा से लेके मैच्योर हड़प्पा के बीच में ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो आखिरी के टाइम पे यहाँ पे फायर हो गई होगी कोई कारण। अब कुछ भी रीजन हो सकता है, लोगों ने जला दिया हो कि भैया हम फिर से उसको रिसेटल करेंगे, या फिर आग लग गई हो। यहाँ पे हमें बहुत मैसिव लेयर के एविडेंस मिलते हैं कि भाई फायर बहुत विशाल रूप से लगी होगी, ठीक है। तो कोड डीजी में जो हमें एग्जाम्पल मिलता है वो ऐसा मिलता है, मतलब एक यहाँ पे लेयर मिल रही है कि जो स्मूथ नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हो कि लोग अपने आप वहीं के विकसित 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 पीरियड 2 में चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनके अंदर ब्रेक हो चुका है एक बार। ब्रेक किस कारण से, वो फायर के कारण, ये एविडेंस मिलता है, ठीक है। देखिए द पीरियड 1B ऑफ कोड डीजी वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। और कालीबंगन में भी हमें एविडेंस मिलते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के एविडेंस मिलते हैं। अब देखिए फायर के एविडेंस में कई और जगह मिलते हैं, आमरी में भी मिलते हैं, तुषारों में मिलते हैं, जो ट्रांजिशन फेज में मिलते हैं अर्ली टू मैच्योर फेज के बीच में। और इस लेयर को हम बर्न्ड लेयर कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अर्ली टू मैच्योर में जाने वाले के बीच में हमें जब एविडेंस मिलता है कि भाई यहाँ पे बर्न्ड लेयर के एविडेंसेस हैं, इस कारण से हम कह पा रहे हैं कि भाई जो उनका ट्रांजिशन था वो एक स्मूथ पैटर्न नहीं था कि लोग वहीं के में विकसित हो गए, भाई कुछ ना कुछ रीजन रहा जिस कारण से पहले ब्लॉक हुआ फिर रीडेवलप हुए। तो कई कई साइट्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ नहीं जा पाई। आगे देखेंगे कालीबंगन के फेज देखेंगे, पुराना फेज नया फेज। अब जो हम कालीबंगन के पुराने फेज को देखेंगे, जहाँ पे सोटी से सवाल वाली बात चल रही, सोटी कल्चर वाली बात चल रही, अर्ली वाले फेज की बात देखेंगे, ये हमारा मैच्योर फेज है। अर्ली फेज से मैच्योर फेज के बारे में चलते हैं कि लगभग 100 साल के बीच में यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे, और यहाँ पे अर्थ के एविडेंस मिलते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई वो चीजें, लोग यहाँ से भाग गए हो, दूर चले गए हो। तो कुछ ना कुछ एविडेंसेस हैं कि कालीबंगन का जो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम अर्ली टू मैच्योर, वो एक अच्छा ट्रांजिशन नहीं हो कि ब्रेक के बाद ट्रांजिशन है। तो ये स्ट्रेटोग्राफी से पता चलता है। तो अब इससे कुछ कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं कि देखिए कि अभी हम क्या क्या पढ़ लिए कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन ग्रेजुअल तो है, बट ग्रेजुअल के साथ साथ में कई कारणों से भी इनमें चेंजेस आए हैं। या तो वो सिटी मैच्योर में नहीं थी, तो अर्बन में नहीं, अर्ली में नहीं थी। और अगर ये ट्रांजिशन हुआ तो ट्रांजिशन हुआ मतलब एक स्मूथ पैटर्न नहीं है, हो सकता है कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू रहा हो बीच में, ठीक है। अब हम इसको आखिरी में देखेंगे कि अर्ली हड़प्पा फेज से जो मैच्योर हड़प्पा में नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं, इसको पूरा समराइज करेंगे पॉइंट को लेके कि देखिए अर्ली हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा फेज को हम एक पॉइंट्स के पैटर्न से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अर्ली हड़प्पा के फेज से मैच्योर हड़प्पा के फेज में जाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हैं कि भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होने लगता है, इंडस वैली के पास में अच्छा ग्रेन प्रोडक्शन होने लगता है। अब देखिए जब ग्रेन प्रोडक्शन होता है सरप्लस बनता है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर सरप्लस बना। अब जब सरप्लस बनता है तो लोग अपने आप को सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम नहीं लेते कि फेस सी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कंफर्ट जोन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब कंफर्ट जोन होता आता है तो हम क्राफ्ट की तरफ भी अपना मन लगाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में जब फ्री टाइम रहता है तो आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, आप पेंटिंग काम करने लगते हो, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके पास में टाइम है। तो वो जो टाइम वाला पॉइंट आता है तब कब हो जाए, फ्री रहो। एग्रीकल्चर के आने के कारण लोगों के अंदर जब एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई मेरे पास में खाना खाने की व्यवस्था है, मैं अपने आप को और अच्छा कैसे डेवलप कर पाऊं, उसकी तरफ ध्यान देने लगे। फिर धीरे धीरे करके जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल आती है तो लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है, हम लास्ट वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है।
इन्हीं सब कारणों से जब हमारे पास में सरप्लस मिलता है तो हमारा ट्रेड बढ़ने लगता है। अब देखिए ट्रेड कौन करेगा, रिचर सोसाइटी करती है। हमारे पास में कई एविडेंस मिलते हैं कि भाई रिचर सेक्शन है वो ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। लार्जर सरप्लस मिलता है और जो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है वो ग्रोथ करने लगता है। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन मतलब क्या, क्राफ्टमैन बढ़ने लगते हैं, ट्रेडर्स बढ़ने लगते हैं। ट्रेडर्स के साथ साथ में क्या कह सकते हैं आप, एक रूलिंग एलाइट्स की तरफ भी आप पैटर्न समझ सकते हो कि एक टाइप ऑफ लीडरशिप की चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। अब भाई सरप्लस तो बना, स्टोरेज करने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए। न्यूलिथिक में विलेज में रख रहे हैं, वो पॉट्स में रख रहे थे जब छोटी छोटी विलेजेस थी। अब बट क्या है, अब हमें लार्ज स्टोरेज चाहिए तो हम ग्रेनरीज की तरफ आगे बढ़ने लगे, सिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ग्रेनरीज हमारे पास में टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन ही मान सकते हैं कि भाई ग्रेनरी को एज टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में हो सकता है, दिया जा सकता है। और इसका टैक्स के बदले में जो राजा है, एलाइट क्लास के जो लोग हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आपको इमरजेंसी में सपोर्ट करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न समझ में आता है, ठीक है। जो पेस्टल नोमैड्स थे वो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं ट्रेड के बीच में। मतलब क्या, जो ट्रेड होता है इसके बीच में कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। हमें इकोनॉमिकल रिवाइवरी भी समझ में आती है कि भाई जब रिवाइवरी हो रही है तभी तो फोर्ट्स के बारे में पता चलता है कि फोर्ट्स के पैटर्न चल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन चल रहा है जो धीरे धीरे जाके मैचुअल फेज में और एडवांस हो जाएगा। हमें कल्चरल कन्वर्जेंस की थोड़ी पता चलती है कि भाई जो कल्चर थे आपस में कनेक्ट हो रहे थे। आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि भाई आर्टिफैक्ट्स में भी कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आ रही है। और मोस्ट ऑफ द टाउन्स और कई हमें ऐसे पता चलता है कि देखिए हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के फाइल लगाई हो, मे बी पॉसिबल उन्होंने अपने टाउन को जलाया हो कि हम इसको फिर से रीडेवलप करेंगे क्योंकि अब हमें एक यूनिफॉर्मिटी लेके चलना है। तो हो सकता है किसी राजा के प्रभाव के कारण ने कहा कि भाई इस शहर को जला दो, अब हम इसको रिफॉर्म में बनाएंगे और इसका हम जो पैटर्न रखाएंगे वो एक इंजीनियरिंग स्टाइल एक यूनिफॉर्म होगी। इस कारण से भी हो सकता है। अभी देखिए आप जब आगे जाके पढ़ेंगे तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है ब्रिक्स में, साइज में, ड्रेन्स में, वो एक पैटर्न समझ में आने लगता है। और धीरे धीरे करके यही हमारा जो अर्ली हड़प्पा फेज है, ग्रेजुअली ट्रांजिशन फेज जाते हुए एक मैच्योर हड़प्पा फेज की तरफ बढ़ जाता है। और आगे जाके हम मैच्योर फेज की तरफ बढ़ जाएंगे जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें वीडियो लगभग होती है, बट मैं आपको एक बार कंक्लूड करता हूँ चीजें। देखिए आज हम क्या पढ़े, पहले हमने ओरिजिन के बारे में समझा। ओरिजिन के बाद में हम जाने कि यहाँ पे जनरली इंडिया के वेस्ट साइड में जो हमारा अर्ली हड़प्पा फेज है, यहाँ पे हमारे पास में लगभग 4 प्रकार के कल्चर्स देखते हैं, ठीक है। इन चारों कल्चर का ABCD कल्चर नाम देते हैं भी अपन, ठीक। कल्चर 1, कल्चर 2, कल्चर 3, कल्चर 4। इन कल्चर को पहले ये रीजनल थे, मतलब जब अर्ली की स्टार्टिंग फेज है तब ये अपने आप में आइसोलेट फॉर्म में चल रहे थे। धीरे धीरे करके जब ट्रांजिशन फेज की तरफ आगे बढ़ते लगे, कल्चरल ट्रांजिशन, कल्चरल कन्वर्जेंस होने लगा, जहां पे वो ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ने लगे, फ्रॉम अर्ली टू मैच्योर की तरफ आगे बढ़ने लगे, पता चलता है कि इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगा। जब इंटरेक्शन होता है तो लोग अपने आप की चीज शेयर करते हैं और धीरे धीरे करके वो जो रेसिपीज हैं वो आगे जाके शेयर होने लगती हैं, ठीक है। और इस कल्चर ट्रांसफर जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये रिलीजियस डोमेन में भी हुआ, पॉलिटिकल डोमेन में भी हुआ, कई फैक्टर्स हमने पढ़े, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में भी हुआ। पर आप इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जो अर्ली हड़प्पा के कल्चर्स थे ये अपना तो फॉलो कर ही रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था कि जो रीजनल कल्चर्स थे ये अपने स्पेशलिस्ट को तो लेके चल ही रहे थे, साथ साथ में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके यूनिफॉर्मिटी आ रही थी अपनी। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छी से, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलिए, यहाँ पे डोसा अच्छा बनता है, यहाँ पे रसगुल्ला अच्छा बनता है, यहाँ पे खिचड़ी अच्छी बनती है, यहाँ पे बर्फी अच्छी बनती है, ठीक है। कई प्रकार के मैंने स्वीट्स का एग्जांपल ले लिया। तो ये लोग अपने आप में स्पेशल है ही, बट साथ साथ में धीरे धीरे करके ये आपस में कनेक्ट होते होते यहाँ पे भी यहाँ पे भी रसगुल्ला बनने लगा, यहाँ पे भी डोसा बनने लगा, यहाँ पे भी डोसा बनने लगा, चीजों में शेयरिंग करने लगे। तो आज अगर आप अपनी हिस्ट्री को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आएगा। आज भारत के कई कई विस्तार में क्षेत्र में आप ये देखेंगे कैसे चीजें एक्सचेंज होती हैं, कैसे आइडियाज चेंज होते हैं, कैसे वेस्ट के आइडियाज नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ के आइडिया वेस्ट में जाते हैं। आज आप देखेंगे जनरली साउथ इंडियन फूड नॉर्थ में इजीली अवेलेबल है, लोग खाते हैं, शौक से खाते हैं। नॉर्थ इंडियन फूड साउथ में आपको बहुत लोग अच्छे से खाते हैं, बहुत इच्छा से खाते हैं, रोटी का कल्चर बहुत डेवलप चलता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं तो इनमें आप एक पॉइंट समझ पाते हो ना कि भाई इनके अंदर रीजनल क्वालिटीज तो है, ये रीजनल क्वालिटी रख रहे हैं, मतलब क्या, ये अपने आप में तो स्पेशल है ही, बट साथ में दूसरे की स्पेशलिटी को भी कॉपी करके यूनिफॉर्मिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी को अपन कहते हैं कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि यूनिटी तो है विद देयर रेस्पेक्टिव डाइवर्सिटी, हमारे पास में रेस्पेक्टिव डाइवर्सिटी है, प्लस साथ में यूनिफाई भी है आपस में, ठीक है। ये चीज आगे बढ़ जाती है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इस पॉइंट को आगे कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ के बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट 3, जो पूरा डील करेगा डायरेक्टली मैच्योर हड़प्पा फेज से, ठीक है। जहां पे पूरी मैच्योर हड़प्पा के फेज को पढ़ेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैच्योर हड़प्पा के लगभग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स है, देखेंगे लास्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हाँ मैच्योर हड़प्पा का ये पार्ट आज हमने कवर कर लिया। आज हमने अर्ली पूरा पढ़ लिया,
इसके बाद मैच्योर हड़प्पा के 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे, जहां पे हम पूरे मैच्योर हड़प्पा के फेज को पढ़ेंगे। देखिए मैच्योर हड़प्पा फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, इसको आप जितने अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मोस्ट अगर टॉपिक यहीं से उठने वाले हैं। और फिर लास्ट हम देखेंगे डिक्लाइन कैसे होता है, और डिक्लाइन के बाद हम अपनी इंडस वैली टॉपिक खत्म करते हैं। तो आज का अर्ली वाला पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश करी है। सो मैं आगे कोशिश करूंगा आगे आपको और अच्छे बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की, कि और अच्छे बेटर तरीके से बता पाऊँ, और हम ऐसे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट्स हो, रिव्यूज हो, कमेंट सेक्शन में डालें।